नमस्कार। स्वागत है आपका लॉ मेड सिंपल चैनल पर, जहां हम कानून को आसान भाषा में समझाते हैं। आज का विषय है भारत में मेडिकल सहमति, यानी इलाज या सर्जरी से पहले मरीज की अनुमति लेना क्यों जरूरी है। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि मरीज का कानूनी अधिकार है। मेडिकल सहमति का मतलब है कि मरीज को इलाज की पूरी जानकारी दी जाए, जैसे प्रक्रिया क्या होगी, जोखिम क्या है, विकल्प क्या है, और फिर मरीज स्वेच्छा से निर्णय ले। यह सहमति मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी, लेकिन गंभीर मामलों जैसे ऑपरेशन या रिसर्च में लिखित सहमति अनिवार्य होती है। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 87 कहती है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति अपनी सहमति दे सकता है, यदि वह इलाज से होने वाले नुकसान को समझता है। वहीं धारा 89 के अनुसार 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सहमति अमान्य मानी जाती है। उनके लिए अभिभावक की अनुमति आवश्यक होती है। इसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 13 और 14 यह स्पष्ट करती है कि सहमति तभी वैध मानी जाएगी जब वह समान समझ और बिना किसी दबाव, धोखे या भ्रम के दी गई हो। यानी अगर मरीज को डराकर या अधूरी जानकारी देकर सहमति ली गई है, तो वह कानूनन अमान्य है। मेडिकल नेग्लिजेंस यानी चिकित्सकीय लापरवाही के कई मामले ऐसे ही सामने आते हैं, जहां सहमति नहीं ली गई या अधूरी जानकारी दी गई। ऐसे मामलों में मरीज को मुआवजा मिल सकता है और डॉक्टर या अस्पताल पर कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वह मरीज को पूरी जानकारी दे और मरीज का अधिकार है कि वह समझदारी से निर्णय ले। यही कारण है कि मेडिकल सहमति को कानून में विशेष महत्व दिया गया है। लॉ मेड सिंपल चैनल पर हम ऐसे ही विषयों को सरल भाषा में आपके सामने लाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम अगले विषय की ओर, सहमति की परिभाषा और कानून में उसका स्थान। अब बात करते हैं मेडिकल सहमति की कानूनी परिभाषा की, यानी कानून के अनुसार सहमति क्या होती है और कब वैध मानी जाती है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 87 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, यदि वह किसी इलाज या प्रक्रिया से संभावित नुकसान को समझता है, तो वह अपनी सहमति दे सकता है। यह सहमति तब वैध मानी जाती है जब वह स्वेच्छा से दी गई हो और व्यक्ति मानसिक रूप से सक्षम हो। वहीं आईपीसी की धारा 89 कहती है कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सहमति को कानूनन मान्यता नहीं दी जाती। ऐसे मामलों में अभिभावक या कानूनी संरक्षक की सहमति आवश्यक होती है। अब बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। इसकी धारा 13 में कहा गया है कि किसी भी समझौते के लिए दोनों पक्षों की समान समझ होना जरूरी है, यानी मरीज और डॉक्टर दोनों को इलाज की प्रकृति, जोखिम और विकल्पों की जानकारी होनी चाहिए। धारा 14 इस बात को स्पष्ट करती है कि अगर सहमति दबाव, धोखे या भ्रम के आधार पर ली गई है, तो वह अमान्य मानी जाएगी। यानी अगर मरीज को डराकर या अधूरी जानकारी देकर सहमति ली गई है, तो वह कानूनी रूप से गलत है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 11 यह बताती है कि सहमति देने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रोगी है या नशे की हालत में है, तो उसकी सहमति वैध नहीं मानी जाएगी। मेडिकल सहमति का मतलब सिर्फ हस्ताक्षर करना नहीं है। यह एक समझदारी भरा निर्णय है, जो पूरी जानकारी के बाद लिया जाता है। यह मरीज के अधिकारों की रक्षा करता है और डॉक्टर की जिम्मेदारी को तय करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई मरीज ऑपरेशन से पहले सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करता है, लेकिन उसे प्रक्रिया के जोखिम नहीं बताए गए, तो वह सहमति अधूरी मानी जाएगी। इसलिए मेडिकल सहमति को सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक कानूनी प्रक्रिया समझना चाहिए, जो मरीज की सुरक्षा और डॉक्टर की जवाबदेही दोनों को सुनिश्चित करती है। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। सूचित सहमति क्या है? अब हम बात करते हैं सूचित सहमति की, यानी ऐसी सहमति जो मरीज पूरी जानकारी मिलने के बाद देता है। यह सिर्फ एक हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक समझदारी से लिया गया निर्णय होता है। सूचित सहमति का मतलब है कि मरीज को इलाज की प्रक्रिया, संभावित जोखिम, विकल्प और परिणामों की पूरी जानकारी दी जाए। यह जानकारी स्पष्ट, सरल और उस भाषा में होनी चाहिए जिसे मरीज समझ सके। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार
डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वह मरीज को इलाज से जुड़ी हर बात विस्तार से समझाए। इसमें दवा के प्रभाव, सर्जरी के खतरे और वैकल्पिक उपायों की जानकारी शामिल होती है। मरीज को यह अधिकार है कि वह डॉक्टर से सवाल पूछे, अपनी शंकाओं को स्पष्ट करे और फिर निर्णय ले। यह प्रक्रिया डॉक्टर और मरीज के बीच विश्वास को मजबूत करती है। सूचित सहमति लिखित रूप में होनी चाहिए, खासकर जब इलाज में जोखिम हो या प्रक्रिया जटिल हो। मौखिक सहमति भी मान्य होती है, लेकिन लिखित सहमति कानूनी रूप से अधिक सुरक्षित मानी जाती है। इंडियन पनल कोड 1860 की धारा 88 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति भलाई के उद्देश्य से इलाज करता है और मरीज की सहमति ली गई है, तो वह अपराध नहीं माना जाएगा, बशर्ते सहमति सूचित हो। इसके अलावा आईपीसी की धारा 90 ये स्पष्ट करती है कि अगर सहमति धोखे, डर या भ्रम के आधार पर ली गई है, तो वह अमान्य होगी। यानी मरीज को अधूरी या गलत जानकारी देकर ली गई सहमति कानूनन गलत है। डॉक्टर को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मरीज मानसिक रूप से सक्षम है और निर्णय लेने की स्थिति में है। अगर मरीज नशे की हालत में है या मानसिक रूप से अस्थिर है, तो उसकी सहमति वैध नहीं मानी जाएगी। उदाहरण के तौर पर, कीमोथेरेपी से पहले मरीज को दवा के प्रभाव, संभावित साइड इफेक्ट्स और विकल्पों की जानकारी दी जाती है और फिर मरीज लिखित रूप में सहमति देता है। यही होती है सूचित सहमति। इसलिए सूचित सहमति न सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया है, बल्कि मरीज की गरिमा और अधिकारों की रक्षा का माध्यम भी है। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं, बच्चों की सहमति और अभिभावक की भूमिका। अब हम बात करते हैं बच्चों की मेडिकल सहमति की, यानी जब मरीज की उम्र 18 वर्ष से कम होती है, तो कानून क्या कहता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 89 के अनुसार 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की सहमति को कानूनी मान्यता नहीं दी जाती। इसका मतलब है कि ऐसे मामलों में इलाज या सर्जरी के लिए अभिभावक या कानूनी संरक्षक की सहमति आवश्यक होती है। अगर कोई डॉक्टर बिना अभिभावक की अनुमति के बच्चे का इलाज करता है, तो वह आईपीसी की धारा 89 का उल्लंघन करता है और ये मेडिकल नेग्लिजेंस माना जा सकता है। बच्चों की मानसिक परिपक्वता भी सहमति के लिए पर्याप्त नहीं होती। भले ही बच्चा समझदार हो, लेकिन कानूनन उसकी सहमति तब तक मान्य नहीं होती जब तक वह 12 वर्ष से अधिक और मानसिक रूप से सक्षम न हो। उदाहरण के तौर पर, स्कूल कैंप में टीकाकरण के लिए पहले अभिभावक की लिखित अनुमति ली जाती है। यह प्रक्रिया बाल अधिकारों की रक्षा करती है और डॉक्टर की कानूनी सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े निर्णयों में उनकी सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता दी जाती है। डॉक्टर को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कि इलाज बच्चे के हित में हो और अभिभावक की सहमति स्पष्ट रूप से ली गई हो। अगर बच्चा किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और इलाज आवश्यक है, तो डॉक्टर को अभिभावक से सहमति लेने के साथ साथ प्रक्रिया की पूरी जानकारी देना भी अनिवार्य होता है। आईपीसी की धारा 90 भी यहाँ लागू होती है। अगर सहमति डर, भ्रम या दबाव में ली गई है, तो वह अमान्य मानी जाती है। यानी अभिभावक को भी स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए बच्चों के इलाज में सहमति सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और कानूनी प्रक्रिया है, जो बच्चे की सुरक्षा और डॉक्टर की जवाबदेही दोनों को सुनिश्चित करती है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी बच्चे की सर्जरी होनी है, तो अस्पताल को अभिभावक से लिखित सहमति लेनी होती है, जिसमें प्रक्रिया, जोखिम और विकल्पों की जानकारी दी जाती है। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं, बुजुर्गों की सहमति और मानसिक क्षमता का मूल्यांकन। अब हम बात करते हैं बुजुर्ग मरीजों की मेडिकल सहमति की, यानी जब उम्र अधिक हो और मानसिक स्थिति का मूल्यांकन जरूरी हो। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 90 के अनुसार अगर कोई सहमति डर, धोखे या भ्रम के आधार पर ली जाती है, तो वह अमान्य मानी जाती है। यह नियम बुजुर्गों पर विशेष रूप से लागू होता है, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति उम्र के साथ प्रभावित हो सकती है। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति डिमेंशिया या अल्जाइमर जैसी मानसिक स्थिति से पीड़ित है, तो उसकी सहमति कानूनी रूप से वैध नहीं मानी जाती। ऐसे मामलों में कानूनी संरक्षक या अभिभावक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 11 ये स्पष्ट करती है कि सहमति देने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए।
यानी बुजुर्ग व्यक्ति को इलाज की प्रक्रिया, जोखिम और विकल्पों को समझने की क्षमता होनी चाहिए। डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वह मरीज की मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करे, चाहे वह बातचीत के माध्यम से हो या मेडिकल परीक्षण द्वारा। अगर संदेह हो तो डॉक्टर को अभिभावक से सहमति लेनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी बुजुर्ग महिला की आंखों की सर्जरी होनी है और वह निर्णय लेने में असमर्थ है, तो अस्पताल को उसके बेटे या कानूनी संरक्षक से लिखित सहमति लेनी होगी। यह भी जरूरी है कि सहमति का रिकॉर्ड रखा जाए ताकि भविष्य में कोई कानूनी विवाद ना हो। सहमति फॉर्म में यह स्पष्ट होना चाहिए कि मरीज मानसिक रूप से सक्षम था या नहीं। बुजुर्गों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करना डॉक्टर की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। सहमति की प्रक्रिया में संवेदनशीलता और स्पष्टता दोनों आवश्यक है। इसलिए बुजुर्ग मरीजों की सहमति को सिर्फ उम्र के आधार पर नहीं, बल्कि मानसिक क्षमता के आधार पर परखा जाना चाहिए, ताकि इलाज सुरक्षित और कानूनी रूप से सही हो। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। सहमति के प्रकार: लिखित, मौखिक और व्यवहारिक। अब हम बात करते हैं मेडिकल सहमति के विभिन्न प्रकारों की। यानी सहमति सिर्फ एक फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि कई रूपों में दी जा सकती है। सबसे पहले है लिखित सहमति। ये तब ली जाती है जब इलाज में जोखिम हो, जैसे ऑपरेशन, रिसर्च या क्लिनिकल ट्रायल। यह कानूनी रूप से सबसे मजबूत होती है और विवाद की स्थिति में सबूत के रूप में काम आती है। फिर आती है मौखिक सहमति। यह सामान्य जांच, दवा देने या छोटे उपचारों के लिए ली जाती है। डॉक्टर मरीज को जानकारी देता है और मरीज मौखिक रूप से अनुमति देता है। तीसरा प्रकार है टैक्टिट या व्यवहारिक सहमति। जब मरीज खुद इलाज के लिए आता है और बिना कुछ कहे प्रक्रिया में भाग लेता है, तो ये माना जाता है कि उसने सहमति दी है। उदाहरण के तौर पर, मरीज ब्लड टेस्ट के लिए बाह बढ़ाता है। यह व्यवहारिक सहमति मानी जाती है। एक्सप्रेस सहमति वह होती है जब मरीज स्पष्ट रूप से कहता है, हाँ, मैं इलाज के लिए तैयार हूँ। यह मौखिक या लिखित दोनों रूपों में हो सकती है। इम्प्लाइड सहमति तब मानी जाती है जब मरीज का व्यवहार या परिस्थिति यह दर्शाती है कि उसने सहमति दी है, जैसे अस्पताल में भर्ती होना और डॉक्टर को जांच करने देना। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन 2002 के अनुसार डॉक्टर को ये तय करना होता है कि किस प्रकार की सहमति उपयुक्त है और उसका रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। आईपीसी की धारा 88 और 90 यहाँ भी लागू होती है। यानी भलाई के उद्देश्य से दी गई सहमति वैध है, लेकिन अगर वह डर या भ्रम में ली गई है तो अमान्य मानी जाएगी। इसलिए सहमति के प्रकार को समझना डॉक्टर और मरीज दोनों के लिए जरूरी है, ताकि इलाज कानूनी और नैतिक रूप से सही हो। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। सहमति और कानून, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले। अब हम बात करते हैं मेडिकल सहमति से जुड़े प्रमुख कानूनों की, यानी किन धाराओं और अधिनियमों के तहत यह प्रक्रिया संचालित होती है। सबसे पहले है इंडियन पेनल कोड 1860। इसकी धारा 87 कहती है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति अगर इलाज से संभावित नुकसान को समझता है तो वह सहमति दे सकता है। धारा 88 ये स्पष्ट करती है कि अगर कोई व्यक्ति भलाई के उद्देश्य से इलाज करता है और मरीज की सहमति ली गई है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 89 बच्चों की सहमति को नियंत्रित करती है, यानी 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की सहमति अमान्य होती है और अभिभावक की अनुमति आवश्यक होती है। धारा 90 ये बताती है कि अगर सहमति डर, धोखे या भ्रम के आधार पर ली गई है तो वह कानूनन अमान्य मानी जाती है, चाहे वह लिखित हो या मौखिक। अब बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। इसकी धारा 13 और 14 ये सुनिश्चित करती हैं कि सहमति समान समझ और स्वतंत्र निर्णय पर आधारित होनी चाहिए। अगर कोई पक्ष दबाव में है तो वह समझौता वैध नहीं माना जाएगा। इसके अलावा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन डॉक्टरों को ये निर्देश देती है कि मरीज को इलाज की पूरी जानकारी दी जाए और सहमति का रिकॉर्ड रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट का समीरा कोली बनाम डॉ. प्रभा मनचंदा केस 2005 इस विषय में ऐतिहासिक है। इस फैसले में कोर्ट ने कहा कि बिना सूचित सहमति के कोई भी सर्जरी अवैध मानी जाएगी और मरीज की स्वायत्तता सर्वोपरि है। इस केस ने मेडिकल कानून को स्पष्ट किया और डॉक्टरों की जवाबदेही को मजबूत किया। अब सहमति सिर्फ एक दस्तावेज नहीं,
बल्कि एक संवैधानिक अधिकार बन चुकी है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी महिला का गर्भाशय बिना उसकी जानकारी के हटा दिया जाए, तो वह मेडिकल नेग्लिजेंस माना जाएगा और मरीज को मुआवजा मिल सकता है। इसलिए मेडिकल सहमति को कानून के दायरे में समझना जरूरी है, ताकि मरीज सुरक्षित रहे और डॉक्टर कानूनी रूप से जवाबदेह हो। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड है समीरा कोहली केस, सूचित सहमति की मिसाल। अब हम बात करते हैं भारत के सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल सहमति से जुड़े केस की। समीरा कोहली बनाम डॉ. प्रभा मनचंदा। सुप्रीम कोर्ट का 2005 का ऐतिहासिक फैसला। इस केस में मरीज समीरा कोहली एक सामान्य जांच के लिए अस्पताल गई थी। डॉक्टर ने उन्हें एनेस्थीसिया देकर उनकी सर्जरी कर दी, बिना उनकी स्पष्ट सहमति के। जब उन्हें होश आया, तो उन्हें पता चला कि उनका गर्भाशय और अंडाशय हटा दिए गए हैं। मरीज ने अदालत में याचिका दायर की और कहा कि उन्हें इस प्रक्रिया की जानकारी नहीं दी गई थी और न ही उन्होंने इसकी अनुमति दी थी। यह मामला सीधे तौर पर सूचित सहमति के उल्लंघन का था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मरीज की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, सर्वोपरि है। बिना पूरी जानकारी और स्पष्ट सहमति के कोई भी सर्जरी करना मरीज के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि डॉक्टर को मरीज को इलाज, विकल्प, जोखिम और संभावित परिणामों की पूरी जानकारी देना अनिवार्य है। यह जानकारी मरीज की भाषा और समझ के अनुसार होनी चाहिए। इस फैसले में यह भी कहा गया कि डॉक्टर को मरीज की सहमति के दायरे से बाहर जाकर कोई अतिरिक्त प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए, जब तक कि वह जीवन रक्षक स्थिति न हो। इस केस ने भारत में मेडिकल सहमति की परिभाषा को नया आयाम दिया और डॉक्टरों की जवाबदेही को कानूनी रूप से मजबूत किया। अब मेडिकल संस्थानों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे मरीज से सूचित, स्पष्ट और लिखित सहमति लें, ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो। समीरा कोहली केस आज भी मेडिकल लॉ की पढ़ाई में एक प्रमुख उदाहरण के रूप में पढ़ाया जाता है और यह हमें याद दिलाता है कि मरीज की सहमति सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। यह फैसला आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, ऐसे भी जुड़ा हुआ है, जो हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। इसलिए यह केस मेडिकल पेशेवरों के लिए एक चेतावनी है और मरीजों के लिए एक सुरक्षा कवच। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। सहमति फॉर्म में क्या होना चाहिए? अब हम बात करते हैं उस दस्तावेज की जो मेडिकल सहमति को कानूनी रूप देता है, यानी सहमति फॉर्म में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले मरीज का पूरा नाम, उम्र और पता स्पष्ट रूप से दर्ज होना चाहिए, ताकि पहचान में कोई भ्रम न रहे। फॉर्म में बीमारी का विवरण और प्रस्तावित इलाज की प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया जाना चाहिए, ताकि मरीज को स्पष्ट जानकारी मिले। संभावित जोखिमों की जानकारी देना अनिवार्य है, जैसे साइड इफेक्ट्स, जटिलताएं या इलाज की सीमाएं। यह जानकारी मरीज को निर्णय लेने में मदद करती है। फॉर्म में इलाज करने वाले डॉक्टर का नाम और हस्ताक्षर होना चाहिए, ताकि जिम्मेदारी तय हो सके। मरीज का हस्ताक्षर और तारीख अनिवार्य है। यह दर्शाता है कि मरीज ने जानकारी समझकर सहमति दी है। यह भी जरूरी है कि फॉर्म उस भाषा में हो जिसे मरीज समझता है, जैसे हिंदी, कन्नड़ या अंग्रेजी। अगर मरीज अशिक्षित है, तो मौखिक रूप से समझाकर वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार सहमति फॉर्म को इलाज से पहले भरवाना और सुरक्षित रखना डॉक्टर की कानूनी जिम्मेदारी है। अगर मरीज मानसिक रूप से असमर्थ है, तो अभिभावक या कानूनी प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर भी फॉर्म में शामिल होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी महिला को गर्भाशय हटाने की सर्जरी होनी है, तो फॉर्म में प्रक्रिया, विकल्प और जोखिमों की जानकारी स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए और मरीज की सहमति ली जानी चाहिए। यह फॉर्म भविष्य में कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है और मरीज के अधिकारों की रक्षा करता है। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर की जिम्मेदारी, जानकारी, रिकॉर्ड और नैतिकता। अब हम बात करते हैं डॉक्टर की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियों की, यानी मेडिकल सहमति के दौरान डॉक्टर को क्या क्या सुनिश्चित करना चाहिए। सबसे पहली जिम्मेदारी है मरीज को इलाज की प्रक्रिया, विकल्प और जोखिमों की पूरी जानकारी देना। यह जानकारी स्पष्ट, सरल और उस भाषा में होनी चाहिए जिसे मरीज समझ सके।
डॉक्टर को किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए। सहमति स्वेच्छा से होनी चाहिए, न कि डर या भ्रम में। डॉक्टर को सहमति का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है, चाहे वह लिखित फॉर्म हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो या डिजिटल हस्ताक्षर। यह रिकॉर्ड भविष्य में कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। डॉक्टर को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मरीज मानसिक रूप से सक्षम है, यानी वह जानकारी को समझकर निर्णय ले सकता है। इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कॉन्डक्ट एटिकेट एंड एथिक्स रेगुलेशंस 2002 के अनुसार डॉक्टर को मरीज की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। मरीज की गोपनीयता बनाए रखना भी डॉक्टर की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है, यानी मरीज की जानकारी बिना अनुमति किसी से साझा नहीं की जा सकती। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी मरीज को ऑपरेशन से पहले वीडियो काउंसलिंग दी जाती है, जिसमें डॉक्टर प्रक्रिया समझाता है और मरीज सहमति देता है, तो यह एक आदर्श तरीका माना जाता है। आईपीसी की धारा 88 और 90 यहाँ भी लागू होती है, यानी भलाई के उद्देश्य से दी गई सहमति वैध है, लेकिन अगर वह डर या भ्रम में ली गई है तो वह अमान्य मानी जाएगी। डॉक्टर को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सहमति सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि मरीज के अधिकारों की पुष्टि है और उसकी गरिमा की रक्षा का माध्यम है। इसलिए डॉक्टर की भूमिका सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं है, वह मरीज को जानकारी देने, निर्णय लेने में मदद करने और कानूनी प्रक्रिया का पालन करने तक फैली हुई है। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं, मरीज का अधिकार, जानकारी, विकल्प और सहमति वापसी। अब हम बात करते हैं मरीज के अधिकारों की, यानी इलाज से पहले, दौरान और बाद में मरीज को क्या क्या कानूनी और नैतिक अधिकार प्राप्त है। सबसे पहला अधिकार है इलाज को स्वीकार या अस्वीकार करने का। मरीज को यह स्वतंत्रता है कि वह किसी भी इलाज के लिए हाँ या ना कह सके, बशर्ते वह मानसिक रूप से सक्षम हो। दूसरा अधिकार है पूरी जानकारी मांगने का। मरीज को यह जानने का हक है कि इलाज में क्या प्रक्रिया होगी, क्या जोखिम है और क्या विकल्प मौजूद है। तीसरा अधिकार है गोपनीयता का। मरीज की मेडिकल जानकारी को बिना उसकी अनुमति के किसी और से साझा नहीं किया जा सकता। यह अधिकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और मेडिकल काउंसिल गाइडलाइंस के तहत संरक्षित है। मरीज को यह भी अधिकार है कि वह किसी दूसरे डॉक्टर से राय ले सके, जिसे हम सेकंड ओपिनियन कहते हैं। यह विशेष रूप से तब जरूरी होता है जब इलाज जटिल या जोखिम भरा हो। मरीज को अपनी सहमति वापस लेने का भी अधिकार है, यानी अगर उसने पहले इलाज के लिए हाँ कहा था तो वह बाद में ना भी कह सकता है। यह अधिकार इलाज शुरू होने से पहले और कभी-कभी बीच में भी लागू हो सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत मरीज को सेवा की गुणवत्ता, पारदर्शिता और सुरक्षा की गारंटी मिलती है। अगर मरीज को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वह उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी मरीज ने एमआरआई स्कैन के लिए सहमति दी थी, लेकिन बाद में उसे घबराहट महसूस हुई और उसने मना कर दिया, तो डॉक्टर को उसकी इच्छा का सम्मान करना होगा। मरीज का हर निर्णय उसकी गरिमा, स्वतंत्रता और जानकारी पर आधारित होना चाहिए, और डॉक्टर को इन अधिकारों का सम्मान करना अनिवार्य है। इसलिए मेडिकल सहमति सिर्फ डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मरीज के अधिकारों की भी पुष्टि है, जो उसे सुरक्षित, जागरूक और सशक्त बनाती है। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं, क्लिनिकल ट्रायल में सहमति, विशेष नियम और सुरक्षा। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल ट्रायल में सहमति की, यानी जब मरीज किसी नई दवा या चिकित्सा प्रक्रिया के परीक्षण में भाग लेता है, तो उसे क्या अधिकार और सुरक्षा मिलती है। क्लिनिकल ट्रायल में सहमति लेना सामान्य इलाज से कहीं अधिक संवेदनशील और कानूनी रूप से नियंत्रित प्रक्रिया होती है। मरीज को पूरी जानकारी देना अनिवार्य होता है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (CDSCO) की गाइडलाइन के अनुसार मरीज को ट्रायल की प्रकृति, उद्देश्य, संभावित जोखिम, लाभ और विकल्पों की जानकारी स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए। मरीज को ये बताया जाना चाहिए कि ट्रायल में भाग लेना स्वैच्छिक है और वह किसी भी समय बिना कारण बताए ट्रायल से बाहर निकल सकता है। कानून, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 के रूल 122 डा और 122 क्लिनिकल ट्रायल की प्रक्रिया और सहमति की शर्तों को नियंत्रित करते हैं। मरीज को ट्रायल छोड़ने का अधिकार होता है
और ऐसा करने पर उसे कोई दंड या नुकसान नहीं होना चाहिए। यह अधिकार मरीज की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करता है। सहमति फॉर्म में यह स्पष्ट होना चाहिए कि मरीज को ट्रायल की पूरी जानकारी दी गई है और उसने बिना दबाव के सहमति दी है। डॉक्टर और शोधकर्ता को यह सुनिश्चित करना होता है कि मरीज मानसिक रूप से सक्षम है और उसने जानकारी को समझा है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कैंसर मरीज को नई दवा के परीक्षण में शामिल किया जा रहा है, तो उसे दवा के प्रभाव, संभावित साइड इफेक्ट्स और विकल्पों की जानकारी दी जाती है और फिर उसकी लिखित सहमति ली जाती है। मरीज की जानकारी गोपनीय रखी जाती है और उसका डेटा बिना अनुमति किसी से साझा नहीं किया जा सकता। क्लिनिकल ट्रायल में सहमति सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि मरीज की सुरक्षा, अधिकार और वैज्ञानिक नैतिकता का प्रतीक है। इसलिए ट्रायल में भाग लेने से पहले मरीज को पूरी जानकारी देना और उसकी सहमति लेना न सिर्फ कानूनी जरूरत है, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं, सहमति और गोपनीयता, मरीज की जानकारी की सुरक्षा। अब हम बात करते हैं मेडिकल सहमति से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात, मरीज की गोपनीयता यानी उसकी निजी जानकारी की सुरक्षा। जब कोई मरीज इलाज के लिए सहमति देता है, तो वह डॉक्टर को अपनी मेडिकल जानकारी साझा करता है, जैसे बीमारी, दवा, रिपोर्ट्स और व्यक्तिगत विवरण। ये जानकारी संवेदनशील होती है और इसे गोपनीय रखना डॉक्टर की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। अगर यह जानकारी बिना मरीज की अनुमति के किसी तीसरे पक्ष को दी जाती है, जैसे बीमा कंपनी, रिश्तेदार या अन्य डॉक्टर, तो यह गोपनीयता का उल्लंघन माना जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत मरीज की डिजिटल जानकारी, जैसे ई मेडिकल रिकॉर्ड, रिपोर्ट्स और ऑनलाइन काउंसलिंग डेटा को सुरक्षित रखना अनिवार्य है। अस्पतालों को साइबर सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन भी कहती है कि मरीज की जानकारी को सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाए जिसके लिए सहमति दी गई है और बिना अनुमति किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। अस्पतालों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके रिकॉर्डिंग सिस्टम, कंप्यूटर और स्टाफ गोपनीयता के नियमों का पालन करें, ताकि मरीज का भरोसा बना रहे। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी HIV पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट लीक हो जाती है, तो यह न सिर्फ नैतिक गलती है, बल्कि कानूनी अपराध भी है और इसके लिए अस्पताल या डॉक्टर पर कार्रवाई हो सकती है। सहमति फॉर्म में यह स्पष्ट होना चाहिए कि मरीज की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और उसे सिर्फ इलाज के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। अगर मरीज को लगता है कि उसकी जानकारी का दुरुपयोग हुआ है, तो वह उपभोक्ता अदालत या साइबर अपराध शाखा में शिकायत कर सकता है। गोपनीयता का उल्लंघन न सिर्फ मरीज के अधिकारों का हनन है, बल्कि डॉक्टर की प्रतिष्ठा और अस्पताल की विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए मेडिकल सहमति के साथ साथ मरीज की जानकारी की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है, ताकि इलाज का माहौल सुरक्षित, सम्मानजनक और भरोसेमंद बना रहे। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं, सहमति न लेने के परिणाम, कानूनी कार्रवाई और मुआवजा। अब हम बात करते हैं उस स्थिति की जब मेडिकल सहमति नहीं ली जाती, यानी इलाज बिना मरीज की अनुमति के किया जाता है। इसका परिणाम सिर्फ नैतिक नहीं, बल्कि कानूनी भी होता है। सबसे बड़ा परिणाम होता है मेडिकल नेग्लिजेंस का केस। अगर मरीज को बिना जानकारी या सहमति के इलाज किया गया है, तो वह डॉक्टर या अस्पताल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। मरीज को मुआवजा मिल सकता है और यह राशि लाखों में हो सकती है, खासकर अगर नुकसान स्थायी हो या जीवन को खतरा हुआ हो। डॉक्टर की लाइसेंस रद्द हो सकती है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत अस्पताल की प्रतिष्ठा को नुकसान होता है और इससे मरीजों का भरोसा टूटता है, जिससे संस्थान की साख पर असर पड़ता है। कोर्ट में केस लंबा चल सकता है और डॉक्टर को मानसिक, आर्थिक और पेशेवर नुकसान उठाना पड़ सकता है। कानून टॉर्ट लॉ के तहत मरीज को हर्जाना मिल सकता है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत सेवा की गुणवत्ता पर सवाल उठाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, एक केस में बिना सहमति सर्जरी करने पर 25 लाख रुपए का मुआवजा मरीज को दिया गया, क्योंकि उसे प्रक्रिया की जानकारी नहीं दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई फैसले इस बात को दोहराते हैं कि मरीज की सहमति के बिना कोई भी इलाज अवैध माना जाएगा, चाहे वह भलाई के उद्देश्य से ही क्यों न किया गया हो।
सहमति का रिकॉर्ड न होना डॉक्टर के लिए कानूनी जोखिम बन सकता है। इसलिए हर प्रक्रिया से पहले सहमति लेना और उसका दस्तावेज रखना अनिवार्य है। मरीज की गरिमा, अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करना डॉक्टर की जिम्मेदारी है और सहमति न लेना इन सभी का उल्लंघन है। इसलिए मेडिकल सहमति को हल्के में लेना डॉक्टर और अस्पताल दोनों के लिए भारी पड़ सकता है और मरीज के लिए यह न्याय पाने का आधार बनता है। अब हम अंतिम विषय की ओर बढ़ते हैं, निष्कर्ष और अपील। लॉ मेड सिंपल के साथ कानून को समझें। अब हम इस महत्वपूर्ण विषय, मेडिकल सहमति, के अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हमने जाना कि इलाज से पहले मरीज की सहमति लेना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। मेडिकल सहमति का मतलब है मरीज को पूरी जानकारी देकर उसकी स्वेच्छा से निर्णय लेने का अवसर देना। यह प्रक्रिया मरीज के अधिकारों की रक्षा करती है और डॉक्टर की जवाबदेही तय करती है। आईपीसी की धाराएं 87 से 90, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धाराएं 13, 14 और 11 और मेडिकल काउंसिल गाइडलाइंस सभी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सहमति बिना दबाव, भ्रम या धोखे के होनी चाहिए। मरीज को इलाज, विकल्प, जोखिम और परिणामों की जानकारी देना अनिवार्य है और ये जानकारी उसकी भाषा और समझ के अनुसार होनी चाहिए। सहमति फॉर्म सिर्फ दस्तावेज नहीं, बल्कि कानूनी सुरक्षा है जो मरीज और डॉक्टर दोनों को भविष्य के विवादों से बचाता है। मरीज की गोपनीयता, स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना डॉक्टर की नैतिक जिम्मेदारी है और ये सहमति प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। समीरा कोहली केस ने यह सिद्ध किया कि बिना सूचित सहमति के कोई भी इलाज अवैध है और मरीज को मुआवजा पाने का अधिकार है। इसलिए मेडिकल सहमति को गंभीरता से लेना जरूरी है ताकि इलाज सुरक्षित, पारदर्शी और सम्मानजनक हो। लॉ मेड सिंपल चैनल पर हम ऐसे ही विषयों को सरल भाषा में आपके सामने लाते हैं ताकि आप अपने अधिकारों को समझ सकें और दूसरों को भी जागरूक कर सकें। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी उपयोगी कानूनी जानकारी ला सकें। अब हम इस श्रृंखला का समापन करते हैं। धन्यवाद और जुड़े रहिए लॉ मेड सिंपल के साथ।